नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोग वीडियो को इतना सारा प्यार दे रहे हैं और वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपीपीएससी आरओ 2023 के लिए बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर ग्रंथियाँ एवं हार्मोन। ग्रंथि और हार्मोन जो चैप्टर है वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। विभिन्न रसों का श्रावण करने वाले अंग ग्रंथि कहलाते हैं। ग्रंथियाँ तीन प्रकार की होती है। सबसे पहली ग्रंथि है दोस्तों वायस्रावी ग्रंथि, जिसे नलिकामय ग्रंथि भी कहा जाता है। दूसरी है अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। और तीसरी है उभयस्रावी ग्रंथियाँ। चलिए हम लोग एक एक को डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहली ग्रंथि है वायस्रावी ग्रंथि। वे ग्रंथियाँ जो रक्त के बाहर अपने रस का श्रावण करती है वायस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती है। इन ग्रंथि को नलिकामय ग्रंथि भी कहा जाता है और इन ग्रंथियों के द्वारा यानी वायस्रावी ग्रंथियों के द्वारा एंजाइम का श्रावण होता है और एंजाइमों को जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि किसे जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहा जाता है, तो एंजाइमों को। उदाहरण देखते हैं, लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, सीवम ग्रंथि। और सीवम ग्रंथि को ही दोस्तों तेलीय ग्रंथि भी कहा जाता है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है तो थोड़ा क्षमा करिएगा। दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि। वे ग्रंथियां जो अपने द्वारा स्रावित पदार्थ को रक्त के अंदर छोड़ती हैं अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां को नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। इन ग्रंथियों के द्वारा यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित पदार्थ क्या होता है, हार्मोन कहलाता है। हार्मोन को जैव रासायनिक संदेशवाहक भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किसे जैव रासायनिक संदेशवाहक भी कहते हैं, तो हार्मोन को। अंतःस्रावी ग्रंथियां का अध्ययन करने वाला विज्ञान एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि किसे एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन करने वाला विज्ञान को। थॉमस एडिसन को एंडोक्राइनोलॉजी का पिता कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। कुछ प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। सबसे पहली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। दूसरा है थायराइड ग्रंथि। तीसरा है पैराथायराइड ग्रंथि। और चौथा है पीनियल ग्रंथि। और पांचवा है जनन ग्रंथियाँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि को, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और पीयूष ग्रंथि से लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिएगा, यह ग्रंथि मस्तिष्क के अग्रभाग में, जो पीयूष ग्रंथि है वह मस्तिष्क के अग्रभाग में मटर के दाने के समान स्थित होती है और इसका आकार पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अपेक्षाकृत क्या होता है, तो बड़ा होता है। यह ग्रंथि सभी अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। जो पीयूष ग्रंथि है दोस्तों, वह सभी अन्य ग्रंथियों को क्या करती है, नियंत्रित करती है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसके द्वारा निम्नलिखित हार्मोन स्रावित होता है। पढ़ते हैं। सबसे पहला हार्मोन है एसटीएच। इसका नाम है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। जो सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन है वह शरीर की वृद्धि अर्थात लंबाई को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे जीएच हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। इसकी अधिकता से क्या होता है, भीमकायत्व और कमी से बौना रोग हो जाता है। वयस्कों में इस हार्मोन की अधिकता से क्या होता है, एक्रोमीगली रोग हो जाता है और इसी की अधिकता के कारण पीठ पर क्या होता है, कुबर निकल आते हैं, जिसे काइफोसिस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी कमी की वजह से वयस्कों में क्या होता है, साइमंड रोग हो जाता है और इस रोग में व्यक्ति को समय से पहले क्या होता है, बूढ़ा दिखाई देने लगता है। साइमंड रोग हो जाता है जिसे व्यक्ति समय से पहले क्या होता है, तो बूढ़ा दिखाई देने लगता है। अगला हार्मोन है एमएसएच, मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। इसकी अधिकता से सांवला रंग और कमी से क्या होता है, गोरा रंग हो जाता है मेलेनिन की वजह से। और इसी की अधिकता से क्या पाए जाते हैं, तो शरीर पर तिल पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि किसके अधिकता से शरीर पर तिल पाए जाते हैं और किसके अधिकता से शरीर का सांवला रंग हो जाता है, तो मेलेनिन की वजह से। तीसरा हार्मोन जो है दोस्तों लेक्टोजेनिक हार्मोन। यह हार्मोन स्तनधारियों में बच्चे के जन्म के पश्चात दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। यह हार्मोन लेक्टोजेनिक जो हार्मोन है वो पक्षियों में घोंसले के निर्माण को एवं पैतृक संरक्षण को भी प्रेरित करता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा
हार्मोन है जो पक्षियों में घोंसले बनाने के लिए यानी घोंसले के निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है, तो लेक्टोजेनिक हार्मोन। अगला है हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जो चौथा हार्मोन है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यह हार्मोन स्तनधारी में दुग्ध स्राव को क्या करता है, प्रेरित करता है, इसीलिए इसे मिल्क इंजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। पशुपालक इसी हार्मोन के इंजेक्शन का दुरुपयोग पशुओं में दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए करते हैं, इसीलिए इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। आगे देखेंगे, इस हार्मोन का दुरुपयोग होता है, कहाँ पे होता है, सब्जियों के आकार को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, लेकिन ऐसे पदार्थों के प्रयोग से स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है, तो दुष्प्रभाव पड़ता है और लैंगिक परिपक्वता समय से पहले आ जाती है। अगला हम लोग देखेंगे थायराइड ग्रंथि। आप परिचित होंगे इस शब्द से। यह ग्रंथि गर्दन में या गले में श्वास नली के दोनों ओर यज्ञ के आकार में स्थित होती है। देखिएगा नोट, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह ग्रंथि भोजन से आयोडीन ग्रहण करके कार्य करती है, इसीलिए आयोडीन की कमी होने पर यह ग्रंथि फूल जाती है। जो थायराइड ग्रंथि है, आयोडीन का कमी होता है तो फूल जाती है, जिसे घेंघा या ग्वाटर कहा जाता है। यह ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्रावण करती है। वयस्कों में इस हार्मोन की कमी से मिक्सोडीमा एवं हाशीमाटा रोग हो जाता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस हार्मोन की कमी से मिक्सोडीमा एवं हाशीमाटा रोग हो जाता है, तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन की कमी से। नेक्स्ट है दोस्तों पैराथायराइड ग्रंथि। जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके चारों ओर क्या पाई जाती है, तो उसके चारों ओर 4 ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। और पैराथायराइड ग्रंथि पैराथार्मोन एवं कैल्सिटोनिन हार्मोन का क्या करती है, स्रावण करती है। आगे देखेंगे थाइमस ग्रंथि, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है थाइमस ग्रंथि। यह ग्रंथि हृदय के ऊपरी भाग में महाधमनी के ऊपर स्थित होती है। इसके द्वारा थाइमोसिन नामक हार्मोन का क्या होता है, स्रावण होता है। स्रावण गलत हो गया दोस्तों, थोड़ा सा स्रावण होता है। यह हार्मोन लिम्फोसाइट कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ा करके एंटीबॉडीज का उत्पादन बढ़ा देता है, और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, इसके वजह से बढ़ जाती है। यह ग्रंथि बच्चों में काफ़ी अधिक पाई जाती है। इसलिए बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, इसका आकार घटना शुरू हो जाता है। इसलिए वृद्धों में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, कम पाई जाती है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों एड्रीनल ग्रंथि, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एड्रीनल ग्रंथि। यह ग्रंथि किडनी के ऊपरी भाग में स्थित होती है। इसके द्वारा एड्रीनेलिन हार्मोन का क्या होता है, स्रावण होता है, जिसे एपिनेफ्रीज भी कहते हैं। यह हार्मोन दर्द, चिंता, क्रोध, तनाव, वयस्कता इत्यादि भावों को क्या करता है, नियंत्रण करता है। यह सभी भाव कहाँ से आते हैं, तीव्रता से आ जाते हैं। इसलिए इस ग्रंथि को लड़ो, उड़ो, भागो, फाइट, फ्लाई, फ्राइट यानी ट्रिपल F के नाम से भी जानते हैं। अगला देखिएगा, इस हार्मोन को संकटकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। इस हार्मोन को संकटकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, इसे ही इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब पूछा जाएगा यह ग्रंथि रोंगटे को खड़े करने में भी सहायक होती है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ग्रंथि है जो रोंगटे को खड़े करने में सहायता करती है, तो एड्रीनल ग्रंथि है। अगला दोस्तों मजेदार ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, जिसका नाम क्या है, पीनियल ग्रंथि। यह ग्रंथि मध्य मस्तिष्क में स्थित होती है। जो पीनियल ग्रंथि है वो मध्य मस्तिष्क में स्थित होती है। यह शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। जो पीनियल ग्रंथि है वह शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस ग्रंथि के द्वारा मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। यह हार्मोन सोने और जागने की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रण करता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा हार्मोन है जो सोने और जागने की क्रिया को नियंत्रण करता है, तो मेलाटोनिन नामक हार्मोन। आगे देखते हैं, इसलिए इसे
इसलिए इस ग्रंथि को जैविक घड़ी भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किसे जैविक घड़ी कहा जाता है, तो पीनियल ग्रंथि को। देखेंगे वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंधे और बहरे लोगों में यह ग्रंथि अधिक विकसित हो जाती है, जिसमें उनमें पहचानने, याद रखने और स्पर्श द्वारा महसूस करने की क्षमता अधिक विकसित हो जाती है। इसलिए इस ग्रंथि को छठी इंद्रिय या तृतीय नेत्र भी कहा जाता है। यहाँ से पीसीएस में लगातार 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जनन ग्रंथि और मादा जनन ग्रंथि से। जनन ग्रंथि और मादा जनन ग्रंथि से लगातार 2023 और 2022 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से अलर्ट रहेंगे आप। देखिएगा नर जनन ग्रंथि के अंतर्गत क्या क्या आता है, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। और मादा जनन ग्रंथि के अंदर क्या आता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन नामक हार्मोन आता है। सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे नर जनन ग्रंथि। नर जनन ग्रंथि, यह ग्रंथियाँ, माफ करिएगा, नर ग्रंथियों को यानी नर जनन ग्रंथियों को वृषण या टेस्टिज कहते हैं। नर जनन ग्रंथियाँ उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में क्या होती है, उपस्थित होती है, क्योंकि नर जनन कोशिका शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की क्या होती है, आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं, मादा वाले से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। नर जनन ग्रंथियाँ, देखिएगा नर जनन ग्रंथियों से एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का क्या होता है, स्रावित होता है। एंड्रोजन हार्मोन नर जनन कोशिका शुक्राणु के निर्माण को प्रेरित करता है। जो एंड्रोजन हार्मोन है वह नर जनन कोशिका शुक्राणु के निर्माण को क्या करता है, प्रेरित करता है, जबकि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन नरों में वयस्कता अवस्था के दौरान प्रकट होने वाले द्वितीयक नर लैंगिक लक्षणों के निर्माण को क्या करता है, निर्माण करता है। अगला देखिएगा मादा जनन ग्रंथियाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। मादा जनन ग्रंथियाँ, मादा जनन ग्रंथियों को अंडाशय या ओवरीज कहते हैं। जो मादा जनन ग्रंथियाँ हैं उसे अंडाशय या ओवरीज कहते हैं। यह जोड़ी में उदर गुहा के अंदर स्थित होती हैं। इसके द्वारा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन नामक हार्मोन का क्या होता है, स्रावण होता है। देखिएगा नोट है, एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में मादा जनन कोशिका के निर्माण एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को क्या करता है, प्रकट करता है। नोट 2 देखिएगा, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो क्या करता है, तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है प्रेगनेंसी हार्मोन या गर्भावस्था का हार्मोन इसे कहते हैं, क्योंकि यह गर्भ धारण के लिए आवश्यक परिस्थितियों का क्या करता है, निर्माण करता है। नेक्स्ट देखते हैं रिलैक्सिन हार्मोन का क्या काम है। तो जो रिलैक्सिन हार्मोन है गर्भकाल की समाप्ति पर झिल्ली को फैला करके या सिकोड़ करके बच्चे के जन्म देने में क्या करता है, मदद करता है। नोट है, गर्भ निरोधक दवाएं कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। गर्भ निरोधक जो दवाएं होते हैं कृत्रिम रूप से बनाए गए एस्ट्रोजन नामक हार्मोन की बनी रहती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। अगला पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों मिश्रित ग्रंथियाँ। मिश्रित ग्रंथियाँ वह ग्रंथियाँ जो रक्त के बाहर एवं अंदर, वह ग्रंथियाँ जो रक्त के बाहर एवं अंदर दोनों स्थानों पर अपने द्वारा स्रावित पदार्थ छोड़ती हैं, मिश्रित ग्रंथियाँ कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लीवर एवं अग्नाशय। लीवर एवं अग्नाशय, लीवर या यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नोट लगाइएगा, लीवर या यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर का अध्ययन करने वाला विज्ञान हेपेटोलॉजी कहलाता है। लीवर का अध्ययन करने वाला विज्ञान हेपेटोलॉजी कहलाता है। लीवर द्वारा स्रावित पित्तरस रक्त के बाहर छोड़ा जाता है और पाचन क्रिया में क्या करता है, तो मदद करता है। लीवर द्वारा बनाए गए फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्राम्बिन नामक प्रोटीन रक्त में मिलकर रक्त का थक्का जमाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अगला हम लोग देखते हैं लीवर में एक विशेष कोशिकाएं पाई जाती है जो कूफर सेल या भक्षक कोशिकाएं कहलाती है। लीवर में क्या होती है, एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो कूफर सेल या भक्षक कोशिकाएं कहलाती है। यह कोशिकाएं शरीर में पहुंचने वाले विष को नष्ट करने का कार्य करती है। लीवर को माफ करिएगा, लीवर की कोशिकाएं में सर्वाधिक पुनरोध भवन क्षमता, लीवर की कोशिकाओं में सर्वाधिक पुनरोध भवन क्षमता पाई जाती है। माफ करिएगा। अगला है अग्नाशय, अगला है अग्न्याशय।
हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय के अंदर कुछ विशेष कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें लैंगरहैंस की दीपिकाएं भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं किसे कहते हैं, तो अग्नाशय के। इन कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागोन एवं इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। इन कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागोन एवं इंसुलिन नामक हार्मोन का क्या होता है, श्रावण होता है। नोट देखिएगा, कीट पतंगे जैसे जीव, जो कीट पतंगे होते हैं जैसे जीव जंतु आपस में सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए अथवा विपरीत लिंगी सदस्यों को आकर्षित करने के लिए कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों का क्या करते हैं, श्रावण करते हैं। देखेंगे जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें फेरोमोन्स कहते हैं। मधुमक्खी, चींटी एवं दीमक जैसे जीव सामाजिक कीट कहलाते हैं। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि सामाजिक कीट के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, तो मधुमक्खी, चींटी एवं दीमक जैसे जीव सामाजिक कीट कहलाते हैं। या सामाजिक जीवन यापन करने के लिए इन्हीं रासायनिक पदार्थों का क्या करते हैं, श्रावण करते हैं। नोट 2 देखिएगा, कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं और इस घटना को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग करेंगे इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से उसको हम लोग करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से पूरा सिलेबस हम आपको कंप्लीट कराएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस तो हम लोग का चल ही रहा है, बाकी इन्वायरमेंट भी रहेगा। तो पूरा जीएस का सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।